आर्ट एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें, हम सब पढ़ें। इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर 2। हमने कल बंगाली, उड़िया और आसामीज़ लिटरेचर के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि उसमें कुछ 3-4 व्यक्ति कुछ लिटरेचर के नेम जिन पर हम थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन एलेबोरेट करेंगे। हम करेंगे, पक्का करेंगे। पहले हम इसका भी कंटेंट कवर कर लें, फिर हम जब एलेबोरेट थोड़ा करेंगे तो इकट्ठा ही कर देंगे। ओके, इजी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर 2, जो कि चैप्टर ही 2 है। हम उसके अलग अलग लेक्चर कर रहे हैं। इसका लेक्चर जो है आज वो पंजाबी एंड राजस्थानी लिटरेचर के ऊपर है। जब आप पंजाबी लिटरेचर का जिक्र आज सुनेंगे तो आपको जो सिख गुरुज़ हैं उनका नाम मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहिब हैं जो आदि ग्रंथ, उनका जिक्र मिलेगा, भक्तों की वाणी का जिक्र मिलेगा। ये सब शब्दों को आज आप सुनेंगे। सरलता से समझते हैं जो बुक में बताया। क्या लिखा है? लिखा है कि पंजाबी, इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ कि पंजाबी एक बहुत ही वाइब्रेंट लैंग्वेज के रूप में उभरी। ये मुख्यतः 2 स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती रही, एक गुरुमुखी स्क्रिप्ट और दूसरी हमने कहा था शाहमुखी। शाह मने पर्शिया के शाह, मने द पर्शियन स्क्रिप्ट। ओके, सो पंजाबी इज बीइंग रिटन इन 2 स्क्रिप्ट्स, दैट इज़ गुरमुखी एंड पर्शियन। ये इसकी खासियत रही। लेकिन हम जिस गुरमुखी स्क्रिप्ट में आज आम ही पंजाबी लिख लेते हैं, उसे बहुत अमूमन मानते हैं, ऐसा हमेशा से नहीं था। 19th सेंचुरी तक गुरमुखी एज अ स्क्रिप्ट पंजाबी के लिए आदि ग्रंथ के क्षेत्र तक ही सीमित थी, और अगर कोई इसे अभ्यास करता था, प्रैक्टिस करता था, तो वो ग्रंथी हुआ करते थे, जिनको आदि ग्रंथ जो हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है जो, उनका पाठ करना होता था, वाणी का संचार करना होता था। तो वही ओरल प्रैक्टिस इसकी किया करते थे, लैंग्वेज ऑफ पंजाबी, और स्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे गुरमुखी। उस समय तक गुरमुखी एज अ स्क्रिप्ट आम जनमानस में बहुत व्याप्त नहीं थी। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है कि गुरमुखी स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी was almost limited to the आदि ग्रंथ, द होली बुक ऑफ द सिक्स। और ये इस समय तक 19th सेंचुरी के एंड तक, 19th सेंचुरी का एंड क्या ही होगा, क्या होगा 19th सेंचुरी का एंड? कौन सा ईयर होगा मेरी बच्ची अनरी? है अराउंड क्या होता है? एक ईयर बता दो। हाँ तो बस अराउंड का, इतना सेफ नहीं चलना लाइफ में, हमने छुपना नहीं है किसी आड़ के पीछे, खुल के बोलना है जो आता है। ओके, 1899 बोलो 99। सो गुरमुखी स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वाज ऑलमोस्ट लिमिटेड टू द आदि ग्रंथ। मतलब 1899 का समय आ गया है, 99 का, और ये आदि ग्रंथ तक सीमित चल रही है। अभी ग्रंथियों तक प्रैक्टिस हो रही है, बहुत आम जनमानस के स्तर पर ये उतने व्याप्त रूप में यूज़ नहीं हो रही है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ों को समझते हैं कि जब हम बात गुरमुखी की करते हैं, दैट स्क्रिप्ट गुरमुखी एंड दैट लैंग्वेज पंजाबी, इसके विकास में किन चीज़ों ने योगदान दिया, तो उसमें मैंने बताया सिख गुरुज़ बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो प्रथम सिख गुरु गुरु नानक। देखिए, मैं लेक्चर में हूँ और बुक की मर्यादा से हूँ, इसलिए मैं उस तरह के अलंकरण उपयोग नहीं कर रहा हूँ कि जैसे श्री गुरु नानक देव जी। मैं जैसा बुक में लिखा है मैं इसे अभी टेक्निकली ले रहा हूँ, तो गुरु नानक लिखा है तो मैं गुरु नानक ही ले रहा हूँ, पटाखा चला है। ओके, सो गुरु नानक वाज द फर्स्ट पोएट इन पंजाबी। पंजाबी के पहले कवियों के रूप में गुरु नानक ही जाने जा रहे हैं। 1469 AD में इनका प्रकाश हुआ, इनका जन्म हुआ। क्लियर? अब इनकी जो पोइट्री है, इनकी जो कविताएं आप कह सकते हैं, वो आगे आने वाले समय में वाणी के रूप में
गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि ग्रंथ में दर्ज हो जाएगी। ओके। सेकंड, ये नहीं था कि सिर्फ सिख गुरु ही पंजाबी भाषा के विकास में और गुरुमुखी के विकास में भूमिका निभा रहे थे। जब मैं यहाँ पंजाबी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बात हम एक स्क्रिप्ट की कर रहे हैं और वो गुरुमुखी है, वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज को भी आप गुरुमुखी के रूप में ही ले रहे हैं। ओके, क्लियर? तो ऐसा नहीं था कि सिख गुरु ही इसमें योगदान दे रहे हैं। बड़े स्तर पर पंजाब का क्षेत्र पीर, पैगंबर, सूफियों की धरती भी माना जाता है, ऋषियों मुनियों की धरती भी है। तो सूफ़ी जो थे उनके भी बहुत से डिवोशनल सॉन्ग्स, पोइट्री पंजाबी भाषा में विकसित हो रही थी, तो उन्होंने भी पंजाबी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो पंजाब के क्षेत्र में सूफ़ी और उनके फॉलोअर्स पंजाबी के विकास में जब लगे हुए थे तो उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट यूज़ हो रही थी फिर वो शाहमुखी हुई, वो पर्शियन हुई। समझ में आ रही बात? अब पंजाब में ही सिख गुरु हैं तो उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट यूज़ होगी वो गुरुमुखी होगी, और पंजाब ही में सूफ़ी भी हैं और वो पंजाबी का उपयोग कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके, और उनके फॉलोअर्स के द्वारा जो स्क्रिप्ट प्रयोग में आएगी वो शाहमुखी हो जाएगी। और बाद में जाके फिर हम कहेंगे जो पंजाब रीजन के मुस्लिम्स थे वो शाहमुखी का प्रयोग करते थे, पर्शियन का प्रयोग करते थे। सही है भाई? चले। सो लिखा है द सूफीज एंड देयर फॉलोअर्स यूज्ड द पर्शियन स्क्रिप्ट। ओके, अब जब सूफियों की बात आई तो बात यहाँ फरीद की है, शेख फरीद। ओके, बाबा फरीद जी। बाबा फरीद जी, कागारे कागारे मोहे इतनी अरज, मुझसे चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना दो नैना मोरे, मुहे पिया से मिलन की आस। ओके, तो जाइए उनका रास्ते में अगर आप जाते हैं तो एक आपको मंदिर उनका मिलेगा, एक उनका हॉस्पाइस मिलेगा, और वहीं पर उनकी आपको मूर्ति भी बनी मिलेगी उस रूप में। क्लियर? तो बड़े कंट्रीब्यूशन रहे इनके पंजाबी के विकास में, और इनकी उस समय की जो पोइट्री है, जो इनके कथन हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में यानी कि आदि ग्रंथ में भी जगह दी गई, तो वो दर्ज हैं उसमें। क्लियर? तो वो लिखा हुआ है कि फरीद एंड हिज पोइट्री हैज़ फाउंड अ प्लेस इन द आदि ग्रंथ। क्लियर? तो भक्तों की, सूफियों की वाणी है ना ग्रंथ साहिब में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आदि ग्रंथ अपने आप में ये बताता है कि जो विचार हैं वो कई अलग अलग धाराओं के रूप में प्रवाह करते रहते हैं, और सभी प्रवाह, सभी धाराओं को हम जब मिलाते हैं, उनका संकलन करते हैं, तो एक वाणी विकसित होती है जो ज्ञान का संचार करती है। वाणी जो कि ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान जो कि गुरु है, गुरु जो कि परमेश्वर से मिलाता है, मनुष्य को उसके अंदर ही आत्मन से साक्षात्कार कराता है, और आत्मन जो कि परमात्मन का ही अंग है, और परमात्मा से आपका मिलन होता है। तो वाणी गुरु है, वाणी ऐसा कहा जाता है कि वाणी ही गुरु है, गुरु वाणी है। तो आदि ग्रंथ जो है वो सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उनके बाद 11वें गुरु के रूप में भी माने जाते हैं, कि 10म जो गुरु थे सिखों के, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका ये हुक्म हुआ कि सभी सिखों को हुक्म है कि ग्रंथ ही को गुरु मानना है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा पई अकाल की तबई चलायो पंथ। ओके, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो इस हिसाब से वो ग्रंथ गुरु है और गुरु वाणी है, वाणी गुरु है। क्लियर? और उस वाणी में अलग अलग वाणियाँ, विचारों का प्रवाह है। कितनी सार्वभौमिकता को दर्शाता है ये, कितने लोकतांत्रिक है ये, कितना म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है ये, कितना वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को ये जीवित बना रहा है,
कितनी टॉलरेंस को बढ़ा रहा है, सहिष्णुता को बढ़ा रहा है, अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि नहीं? ये सब शब्द प्रयोग करने सीख गई हो ना आप जिंदगी में, कि अभी नहीं सीखोगी ना, तो नॉलेज तो सीख रही हो, बॉडी में जा रही है, मैसेज बन के बाहर नहीं आएगी। जब तक बॉडी से मैसेज, सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन, आइडियाज़ नहीं पैदा करोगी ना, समाज में जगह नहीं मिलेगी। समाज में जगह क्यों मिलेगी, पहला सवाल ही बनता है। तो इसलिए शब्दों को सीखो। ओके, ये लगता है कि बड़ा सहज है, सुन लिया किसी से, जब खुद बोलेंगे बेनीता तो समस्या आ सकती है। हो सकता है आप हमसे करोड़ गुना बेहतर बोलो, पर कुछ बोलो तो सही। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ लिया? ये जो कहानियाँ सुना रहा हूँ तथ्यों को जिंदा रखने के लिए, तो तथ्यों को जीवित रखने के लिए कहानियों का कवच पहनाना पड़ता है। जैसे बीज के जीवित गुणों को जीवित रखने के लिए हार्ड शेल अपनाता है एक बीज, ऐसे ही फैक्ट कहानियों के लपेटे में जिंदा रहते हैं। जो कहानियाँ नहीं तो तथ्य भी ख़त्म हो जाते हैं। ओके, ज़िंदगी में तथ्यों के आसपास कहानियाँ बुननी सीखो, लेकिन तथ्य विहीन कहानियाँ ना बुना करो, वरना क्या हो जाओगे, शेख चिल्ली, और वो अच्छा नहीं है भाई। चले सुनने में लगा होगा जैसे चीज़ चिल्ली, भाई शेख चिल्ली। कभी बताएंगे इसकी भी कहानी आगे। द आदि ग्रंथ कंटेन्स पोइट्री ऑफ द फर्स्ट 5 गुरुज। पहले 5 गुरुज, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। भाई इन 5 की तो वाणी है ही है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर छठे गुरु, सप्तम, 8वें गुरु भी आएंगे बीच में, और मुझे लगता है आपको नाम याद होने चाहिए। गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्ण जी, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। भाई फिर इनकी वाणी एंटर होती है। तो पहले 5 गुरु और फिर 9वें गुरु, 9th गुरु, इनकी भी वाणी है। 6 गुरुओं की वाणी है। कितने? 6 गुरुओं की वाणी। जो 10वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी की संतान गुरु गोबिंद सिंह जी, ये पटना में शिक्षित हुए। बिहार, पर्शियन स्क्रिप्ट में, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में पूरे पारंगत, शस्त्रों के साथ साथ शास्त्र विद्या में भी प्रबल। इनकी भी रचनाएं हैं बहुत सी, लेकिन इनकी जो वाणी है, इनकी जो रचना है, वो आदि ग्रंथ का हिस्सा नहीं। ओके, वो आदि ग्रंथ का हिस्सा नहीं। इनकी भी 2 सवैयाँ मिलती हैं हमें, लेकिन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द आदि ग्रंथ। क्लियर? तो कभी MCQ आए भाई तो कर देना, और मेहरबानी करके इन लोगों को MCQ के लिए बस मत पढ़ना। ये MCQ के लिए तो नहीं थे, किसी और कारण से थे। ओके, तो वो लिखा हुआ है कि द आदि ग्रंथ कंटेन्स पोइट्री ऑफ द फर्स्ट 5 गुरुज, और ये समय लगभग 15-16 सेंचुरी का रहा होगा। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी पर यह दायित्व आया कि वो प्रथम 4 गुरुओं से जुड़ी हुई वाणी को एकत्रित करें, और फिर उन्हीं पर यह दायित्व था कि वो एक ग्रंथ का निर्माण करें। तो उन्होंने ही सभी वाणियों को एकत्रित कर ग्रंथ का संकलन किया। इंग्लिश में कहते हैं, बाय कलेक्टिंग द वाणीज ऑफ ऑल द फर्स्ट 4 गुरुज ही कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। उन्होंने कंपाइल्ड किया और प्रकाश किया। ओके, क्लियर हुई ये बात? फिर बाद में 9वें गुरु जी की वाणी भी उसमें जुड़ी। क्लियर? तो गुरु अर्जुन देव जी पर यह जिम्मा जाता है। So among the later gurus, the poetry of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur, has also contributed to the Adi Granth. Guru Gobind Singh, 10th Guru, was educated in Patna, Bihar,
where he learnt Persian and Sanskrit. He has composed 2 Savaiyas in Punjabi, but these are not a part of the Adi Granth. एक तरफ हम समझ पा रहे हैं कि सूफीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पंजाबी के विकास में, दूसरी तरफ हम समझ पा रहे हैं कि सिख गुरुज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पंजाबी के विकास में। ओके, और भक्ति मूवमेंट का तो प्रभाव हर किसी पर ही है, तो फिर भक्ति मूवमेंट का ही प्रभाव पंजाबी के विकास पे भी है। गुरु नानक देव जी भक्ति मूवमेंट के निर्गुणी संप्रदाय में आते थे, कबीर जी आते हैं जैसे, तो ये भी आते थे। ओके, लेकिन दूसरी तरफ अब और भी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगी, उनका भी कंट्रीब्यूशन बड़ा है। अब उनके बारे में समझ लेते हैं, जैसे लव स्टोरीज़ ऑफ हीर एंड रांझा। अब ये बहुत कंट्रीब्यूट करेंगी। जो उस समय में प्रेम काव्य लिखे गए, प्रेम कहानियाँ लिखी गई हीर रांझा की, सस्सी एंड पुन्नू, सोनी एंड महिवाल, गेव द लैंग्वेज इट्स थीम इन द अर्ली डेज। तो अब किसी भी एक लैंग्वेज के विकास में ये ज़रूरी हो जाता है कि एक थीम मिले। थीम यहाँ पर मिली, थीम बना यहाँ पर प्रेम, प्रेम थीम बना। तो प्रेम जो है बड़ा पेचीदा मुद्दा रहता है, लव जो है कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जानते हो क्यों बोला मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड? बताओ क्यों बोला कॉम्प्लिकेटेड? इस एक मुद्दे से ही सब हो जाएगा ना, सारी सोसाइटी खुल के बाहर आ जाएगी ना। प्रेम ही के मुद्दे से सब क्लियर हो जाएगा कि विवाह की व्यवस्था कैसी थी, प्रेम विवाह अलाउड था कि नहीं, या मैरिज सोसाइटी और फैमिली अरेंज करते थे। इसी एक मुद्दे से ये क्लियर हो जाएगा। फिर किस किस में विवाह हो सकता है, अलाउड सिस्टम, ऊंच नीच का भेद, फाइनेंशियल कंडीशन, गांव वालों के संबंध, एक गांव के दूसरे गांव से लेन देन, आदान प्रदान। अब जैसे एक मूवी है सोनी महिवाल, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सोनी है उसके पिता जो है वो कुम्हार हैं, बर्तन बनाते हैं, और महिवाल जो है वो प्रेम कर बैठता है सोनी से। और जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि नदी चिनाब है, दरिया चिनाब है कि नहीं? सोनी तो चिनाब पोछदा, तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में अब वो जो सोनी है उसके परिवार पर दबाव है एक उस गांव की रसूखदार अमीर महिला का कि सोनी का विवाह हमारे घर में होगा, वरना हमारे गांव से मिट्टी तुम्हारे गांव नहीं आएगी, और मिट्टी से ही तुम बर्तन बनाते हो, तुम कुम्हारों का गांव ख़त्म हो जाएगा। अब सोनी के पिता पर अपने कुल, अपना कल्चर, अपने विलेज की एग्जिस्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और वो जो महिला थी वो अपने रॉ मटेरियल रिसोर्स रीजन, अपनी रसूखदार पोजीशन, अपने लठैलों का दम दिखला रही है। तो ये असमानताएं बताई गई हैं। एक व्यक्ति के लिए अपना कुल, समाज, गांव कितना महत्वपूर्ण है ये बताया गया है। वैसे बड़ा लिबरल है वो। ऐसी फिल्में तैयारी में हो अगर तो ज़रूर देखो। प्राण ने रोल निभाया है, सोनी के पिता का क्या रोल है, अल्टीमेट। सनी देओल महिवाल बना है भाई, देखने लायक है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पूनम ढिल्लो सोनी बनी है, जहाँ तक मुझे याद है। एक एक सीन उसका सिविल सर्विस की तैयारी है पूरी, लेकिन तैयारी के बाद देखने की ज़रूरत है। उसके पहले तक तो वो सिर्फ एक लव मूवी लगेगी, लेकिन तब क्लियर होगा कि क्या क्या बंदिश है। प्राण को अदरवाइज़ ज़्यादा इशू नहीं है, हो सकता है विवाह, उसे पसंद है महिवाल, लेकिन बंदिशें बहुत आ गई हैं। अब नहीं, सोनी को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो व्यापार, कारोबार, कुल, समाज ख़त्म करके चली जाए। और ये बातें जग जाहिर नहीं होनी चाहिए, टैबूज़ में है। आई बात समझ में? तो फिर इसीलिए अंततः कहानी ख़त्म कुछ ऐसे दिखाई गई है कि कच्चा घड़ा लेकर के खुद तैर जाती है चिनाब में, और महिवाल को पक्का घड़ा दे देती है। दोनों ने दरिया पार करना होता है, वो तो पार कर जाता है, वो बह जाती है। तो कुछ ऐसी कहानी बताई गई। ओके, घड़ा कच्चा था, यकीन पर पक्का था। इश्क सोनी महिवाल वाला
सच्चा था। ये अपना कल्चर है पंजाबी। ओके, यकीन पक्का था पर घड़ा ही कच्चा था। ये सिखाया जा रहा है उस समय में, वैल्यूज़, कमिटमेंट्स ये बड़े बहुत बड़े हैं। मतलब कि जो प्रेमी हैं, ये बताया जा रहा है कि जो जो प्रेमी हैं, जो किशोर हैं, वो बागी हो रहे हैं समाज से, उन पर असर नहीं हो रहा है सामाजिक व्यवस्थाओं का, वो जूझ रहे हैं इससे। तो उस समय का मिडिवल वर्ल्ड का, द मिडिवल टाइम का एक द्वंद्व दिखाया गया है। एक तरफ लंबे समय का स्थापित एस्टेब्लिश्ड कल्चर, नॉर्म, वैल्यूज, सोसाइटी, और एक तरफ नई बहती भक्ति सूफी मूवमेंट की लहरें, जिसमें हर तरफ बात हो रही है समर्पण की, प्रेम की, डिवोशन की, कि प्रेम मिला तो रब मिला, खुदा मिला, भगवान मिला। और इसीलिए फिर एक तरफ ये कल्चर है, लेकिन एक तरफ स्थापित कल्चर है। तो स्थापित कल्चर पुराने लोगों में तो रहेगा ही रहेगा, जैसे फादर मदर इन सब में, लेकिन नए कल्चर को युवा तेज़ी से अपनाते हैं। यह हर समाज में होता है। आज भी मोबाइल के साथ, हर चीज़ के साथ जल्दी कंपैटिबल कौन हुआ? युवा। बदलती चीज़ों के साथ आज भी लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है, ज़्यादा कंपैटिबल कौन से शहर है? मेट्रोज़ और युवा। जरा घर वालों से बात कर लो, ज़रा उनको बताओ, फिर देखना जवाब। तो ये बताया जा रहा है कि कल्चर ट्रांजिशन में आ रहे हैं अपन। अर्ली मिडिवल फेज और एंशियंट पीरियड का जो स्टैब्लिश्ड कल्चर है, और अब जो भक्ति सूफी काल का परिवर्तन आया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का दौर है ये, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म। तो इसमें मैं कहता हूँ प्रेम से बड़ा सब्जेक्ट क्या ही हो सकता था, सारे डायनेमिक्स कवर करने के लिए। सारे एरिया एक ही में कवर हो जाते हैं, युवाओं की आवाज़ दिख जाती है, दो कल्चर के बीच के द्वंद्व पता चल जाते हैं, बदलाव को टिका हुआ समाज कैसे ओपोज कर रहा है, पर बदलाव है कि मानता ही नहीं, वो आ ही रहा है, वो आता ही चला जाएगा। तो एक थीम जो पंजाबी को मिली, कि जो थीम पे काम करना अपन ने, वो मेजॉरली जो है वो प्रेम के क्षेत्र में मिली, क्योंकि पंजाब गढ़ रहा है, सेंटर रहा है भक्ति सूफी मूवमेंटों का। तो पंजाब को आप इतना समझना, देखो आज वाला तो पंजाब भाई बहुत बड़ा पंजाब, हरियाणा इसी में कवर हो रहा है, दिल्ली क्षेत्र इसी में कवर हो रहा है, पहाड़ इसी में कवर हो रहे हैं, ये जो आज पंजाब पाकिस्तान की तरफ चला गया वो सारा इसी में कवर हो रहा है। एक वृहद पंजाब, तमाम चले जाओ पहाड़ों में। चिनाब कहाँ है अब बताओ? चिनाब आज की डेट में कहाँ है बताओ? जम्मू कश्मीर भाई, सारा कवर हो रहा है इसमें। ओके, तो इस तरह से एक बहुत डाइवर्स फिजिकल लैंडस्केप्स, और हर डाइवर्स फिजिकल लैंडस्केप में डाइवर्स स्टोरीज उठी, जैसे कि हीर रांझा। अब हीर रांझा में रांझा जो है वो मजीयाँ चराता है, द पेस्टोरलिस्ट, द ग्रासलैंड, दैट विल बी द लाइफ। आई बात समझ में? और उधर जो है वो कुम्हार का काम कर रहे हैं, नदी चेनाब। तो इस तरह से डाइवर्स फिजिकल लैंडस्केप, डाइवर्स क्लाइमेटिक रीजन, तो डाइवर्स राइटिंग आई, लेकिन थीम बना प्रेम। उसको आधार बना करके चुनौती दी गई उस समय के समाज को। इसलिए तो बचपन से हम सब जब पंजाब में रहते तो हमारी पंजाबी किताबों में सारा पढ़ाया जाता है। ये क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम रांझा बन जाएं, महिवाल बन जाएं। इसलिए पढ़ाया जाता है कि रांझा और महिवाल के वाया ऑथर समझाना क्या चाहता था वो समझें। बाकी रांझा तो आदमी तभी बनता है जब रब ना लौ लगती है, जब ईश्वर से एक हो जाता है, वही रांझा हो जाता है। ओके, चलो आओ फिर। तो वही कहानी की लव स्टोरीज ऑफ हीर एंड रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल गेव द लैंग्वेज इट्स थीम इन द अर्ली डेज। शुरुआती दौर में थीम मिला पंजाबी को इससे। फिर आगे बढ़े तो फिर तो भाई कमाल ही कमाल। फिर पूरन भगत की कहानियाँ, उन्होंने लैंग्वेज को मैच्योर किया, सब्सटेंस डाला। अब रिलीजियस एक्सटैटिक, सूफियों का एक्सटैटिक, सिख गुरुओं का रिलीजियस सोशल क्वेश्चनिंग, थीम, लव थीम बेस्ड कहानियों में एक व्यंग तो हो रहे हैं उसी समाज पर एक इल्यूजनरी वर्ल्ड चल रहा है।
अब बात आ रही है मुंडेन सब्जेक्ट्स, ज़मीनी मुद्दे। तो धीरे धीरे इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, जैसे पूरन भगत की राइटिंग्स। हम इस तरफ आएंगे अब आने वाले समय में। ओके, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो द राइट स्टोरीज ऑफ पूरन भगत। और फिर आती है कहानी, भारत में जब सूफियों का प्रभाव रहा, जब भक्ति संतों का प्रभाव रहा, उस समय में पंजाब का ये जो क्षेत्र था, इन आंदोलनों से प्रभावित रहने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर बहुत से अननोन लोगों के द्वारा बहुत से डिवोशनल सॉन्ग्स क्रिएट हुए, मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स। इसके कोई ऑथर नहीं थे, इदा लगता है हवाई जहाज वाले टर्मिनल नहीं होंगे होता, इनके कोई ऑथर नेम नहीं थे, इनका कुछ क्लियर नहीं कि किस इलाके में थे ये, लेकिन ये डिवोशनल सॉन्ग्स धीरे 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 लोगों के मुंह पर चढ़ने लगे। फिर इन सॉन्ग्स के कैरेक्टर भी बदलने लगे, और वो कैरेक्टर बदलते 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 बहुत सी चीज़ों तक आ गए। प्रेम से जुड़े संगीत, समर्पण से जुड़े संगीत, इन सभी क्षेत्रों में आम जनमानस के स्तर पर ये काव्य, ये कविताएं, ये गान, संगीत जो महत्वपूर्ण होने लगा, तो एक ये डोमिनेटिंग फोक कल्चर पैदा हो गया, द डोमिनेटिंग फोक कल्चर। और यहाँ से फिर उठा जो चीज़ें, दैट इज़ द फोकलोर। इसी तरह की फोक कल्चर से प्रभावित है वारिस शाह की हीर। वारिस शाह की हीर एक तरह का एक कलेक्शन है। पंजाब के इस क्षेत्र में जो धीरे धीरे फोक कल्चर के वाया चीज़ें उत्पन्न होती गईं, उनको फिर कलेक्ट करके जो बनी है वो वारिस शाह की हीर बनी है। हालांकि मूवी में भी आपको ऐसा दिखाया गया होगा, गुरदास मान वारिस शाह बने हैं, और जूही चावला जो है, क्योंकि वारिस शाह जो हैं, जूही चावला की कज़न जो है, वो उनको पसंद करती है। पर वो तो आपको पता है संत मखदूम जी के भगत हैं, पाक पवित्र होकर अपनी हीर रच रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं ना। आप देखिए उन्होंने गांव क्यों चुना, वो वाला जहाँ पर जाके वो बसे हैं। गांव में माहौल था, तालाब का किनारा, और वहाँ बैठ के वो कलेक्शन कर रहे हैं। भारतीय पंजाब के क्षेत्र के उस फोक लोर से ही चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जो जूही की कज़न रहती है वो जला देती है उनकी रचना को, लेकिन जब जब वारिस शाह रच रहे होते हैं तो कबूतर के पाँव के साथ बांध बांध के एक एक स्टेंजा हर बार जूही चावला को भेजते रहते हैं। तो जूही चावला के पास भी वो रहती है एक वर्जन। तो जब वो जल जाती है तो वारिस शाह ख़त्म हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ, जला ही दिया। फिर जूही चावला आती है, कहती घबराना नहीं, ये मेरे पास भी है, आप मुझे भेजा करते थे। तो फिर वो उन्हें देती हैं, और तो फिर वो दोबारा उसे रचते हैं। वो खुश हो गए, दोबारा से रचना फिर तैयार हो गई। लेकिन उनके जो हाकिम हैं संत मखदूम, उन्होंने उनको कहा था कि वारिस उनके ख़्यालों में है, उनके सपनों में आए, कहते वारिस दर्द नहीं आया अभी हीर में, बात अभी बनी नहीं। तो कहते वो कब होगा, होगा कहते लिखा है तेरी किस्मत में, तेरी लेखनी में वो दर्द लिखा है। दिल ही दिल जूही चावला जुड़ बैठते हैं उससे, लेकिन पवित्र रूह है, पाक रूह है। और ये कहानी है कि अंगारों पे चलाया जाता है दोनों को, एक छाला नहीं पड़ता पैर पे। गांव वाले, फिर वही कहानी मैंने बताया, ये समाज बताता है, ये ग्रंथ इस समाज को बताते हैं। गांव वाले क्या, गांव वाले ने मान दिया, रखा, रिस्पेक्ट दी, सब आओ भगत, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कि गाँव की लड़की से शादी करने का विचार रखो। गांव वालों ने शादी उसकी कहीं और कराई। जब उसकी शादी कहीं और हुई तब आया हीर के अंदर दर्द। फिर तब जो वारिस शाह ने रचना की, एक एक्टर के रूप में गुरदास मान ने बाखुदा अपनी आवाज़ में उस सीन के बाद 200% महसूस कराया है कि इसके पहले भी पूरी मूवी में मैं ही हीर गा रहा था, टेक्निकली पूरी तरह करेक्ट, और अब के बाद भी मैं ही गाऊंगा, लेकिन अंतर नोट करना, दर्द से रहित हीर कैसी थी और दर्द से भरी हुई हीर कैसी है।
यू विल क्लियरली डीमार्केट द बाउंड्री लाइन। ओके, तो बिछोड़ों की कहानियां हैं ये, समाज में अलाउड नहीं है वो चीज़ें, समर्पण की बात है ये, पवित्रता की बात है। आप समाज के अभाव नहीं जा सकते, सोशल नॉर्म्स आपको मानने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अंगारों पे चलना, परीक्षा देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा कहते हैं इसको, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। किस बात की अग्नि परीक्षा? क्योंकि सामाजिक दायरे में रहना है तो सामाजिक नियमों की सीमाओं में रहो फिर, और सामाजिक नियमों की सीमाएं प्रेम विवाह को अनुमति नहीं देते। तो तब से अब तक ये जो लिखे गए हैं इसी और इशारा कर रहे हैं। ओके, तो इन वारिस शाह की हीर इस कैटेगरी में फॉल हो रही है कि द स्टोरी ऑफ पूरन भगत तो हमने पढ़ा, उसके बाद फोकलोर का जिक्र जब आता है तो हीर ऑफ वारिस शाह। ओके, इट वॉज अ लैंडमार्क इन पंजाबी पोइट्री। वारिस शाह की हीर क्या है? लैंडमार्क है पंजाबी पोइट्री में। और जहाँ तक मेरा दिल कहता है यह घटना समवेयर अराउंड 18th 19th सेंचुरी की है। ओके, कब की है? 19th सेंचुरी का पंजाब है ये। फिल्में देखा करो यार, 1400-1500 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं अब तक अपनी लाइफ में, लेकिन देखो हर फिल्म का कैरेक्टर का नाम तक याद है हमें। हीरो हीरोइन हमने कम फिल्में नहीं देखी। ये गलत अफवाहें हैं कि पढ़ने पुढ़ने वाले, तैयारियां करने कराने वाले फिल्में नहीं देख सकते। भाई देख सकते हैं, क्यों देख सकते? देखो, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं इसके लिए देखो। हमें याद है हमारे स्कूल कॉलेज में हमें फिल्में दिखाया करते थे, डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते थे जिसका कोई पर्पज़ होता था। तब तो हम क्या ही करते थे ये भी हमें याद है, लेकिन मेरी ये प्रक्रिया है वैसे, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके, चलो आगे चलें। ये कल्चर तब बुरा माना गया कि बच्चों को फिल्में नहीं देखनी चाहिए जब हम घर से निकले और पहुंच गए दिल मेरा रोमियो देखने। भाई वारिस शाह देख लो तो कुछ बने भी, अब दिल मेरा रोमियो देख के तो फिर वही होगा। ओके, चलो आओ आगे। बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनका हुआ वो बुल्ले शाह। बुल्ले शाह तो फिर आपको पता ही है, भगवान से लौ लग गई उनकी, और फिर इस परिस्थिति में उन्होंने बहुत से सॉन्ग